हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, हमने कल क्या सीखा था? स्थानीय मान और जातीय मान और कुछ चिन्हों को देखा था और उनको समझा था कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। अगर हम सम निकालते हैं मैथ के, तो हम डेली यूज करते ही रहते हैं उन चिन्हों को जो हमने कल समझे थे। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? आज हम महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं देखेंगे और उसके बाद हम आरोही और अवरोही क्रम देखेंगे, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और उसके लिए आप सबसे पहले आपका जो कर्तव्य बनता है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, वो कर दीजिए। ठीक है, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे से आगे हमारा बहुत ही इंटरेस्ट कंसेप्ट बनता जा रहा है। ये जो बैच है हमारा शुरू हो रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्ट होता जाएगा और आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट में भी बताएं हमें, ताकि हमें हौसला मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेके आए। तो प्लीज आप पहले तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखो, हमने गिनती सीखी थी बच्चों, और गिनती में हमने सबसे पहला अंक जो डिजिट लिया था वो 0 लिया था। ठीक है, तो अब हम मैथ की सबसे पहली जो परिभाषा है वो उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? हम पहले लिखते हैं 0 से लेकर अंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कुछ समझेंगे। देखो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मैंने कहा था गिनती लिखने के लिए या मैथ की संख्याएं लिखने के लिए हमने जितनी भी सिर्फ इन 10 अंकों से लिखी जाती, वो क्या क्या थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो 10 अंक हो गए। अब हमने इससे भी आगे, कहने का मतलब अंत तक की, कितने? अंत तक की, कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे 11, 12, 13 डैश 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 डैश, और ये अंत, इन्फिनिटी। कहने का मतलब जो 0 से स्टार्ट कर ली, हमने गिनती लिखना आरंभ कर दिया, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसने कंडीशन रखी, वो 0 से शुरू होनी चाहिए। कहां से? 0 से शुरू होनी। अगर ये 0 से शुरू करके हमने अंत तक की संख्याएं लिखी तो वो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो हम जैसे में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 और इंफिनिटी, यानी कि अंत। इसकी जगह अंत भी लिख सकते हो, अंत तक। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब हम दूसरी डेफिनेशन जो मैथ की है वो है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही को कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसमें क्या है? 0 से शुरू की, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही डिजिट का हमने अलग प्रयोग करना है। जैसे इसमें 0 का किया, इसमें हम 1 का करेंगे। इसमें से, इस पूर्ण संख्या में से सिर्फ एक डिजिट ही काटना है। वो क्या काटना है? 0 काटना है। क्या काटना है? 0 काटना है। और फिर अगर हमने 0 काट दी तो प्रारंभ कहां से हुई? अब शुरू कहां से हुई? 1 से। तो अब लिखना है 1 से लेकर
अंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर हम एक से शुरू करेंगे तो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 10 10 10 10 10 अंत तक। ठीक है, ये है दूसरी परिभाषा मैथ की। अब हम तीसरी परिभाषा पढ़ेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक को समझने के लिए हमने भिन्न आनी चाहिए, और भिन्न हम 2-3 क्लास के बाद ही करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 क्लास के बाद ही करेंगे। पूर्णांक किसे कहते हैं? परिभाषा समझ लो कि इसकी परिभाषा है, सिर्फ एक ही वाक्य लिखना हमने और कुछ नहीं लिखना। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब आपने माइनस का भी पता, अभी तक तो माइनस भी नहीं बताया, मैंने समझाया आपको कि -5 ये -4 ये कहां से आए हैं, कल सीखेंगे। ठीक है, कल बताऊंगा मैं। 3 और आगे भी, ये इधर भी इंफिनिटी तक है, अनंत तक आगे भी जा सकती है। इधर बढ़ेंगे, जैसे ये तो इधर घटता रहा ना माइनस का, उधर बढ़ता जाएगा, और प्लस का इधर बढ़ता जाएगा। -2 -1 1 2 3 4 5 6। वैसे 0 भी है, क्योंकि पूर्णांक पूरे अंक से ही बना, और पूर्ण क्या है? 0 से शुरू हुआ। वैसे लिख रहा हूं मैं 7 8 9, ये भी एक पूर्ण संख्या ही मानी जाती है। डैश 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 इंफिनिटी यानी कि अंत तक की, और इधर भी अंत तक की। ये क्या है? पूर्णांक है। अब समझ लो पूर्णांक होता क्या है। अब किसी को 50 पैसे का सिक्का मिला और 3 रुपए, 1-1 रुपए के 3 सिक्के मिले। अगर 1-1 रुपए के 3 सिक्के मिले और ये 50 पैसे हैं, तो रुपए कितने उस पे? रुपए कितने? आपने पता, इसको बोलते हैं आधा, और अगर हम इसके साथ बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 1.5। ठीक है ना? तो उसने बोला 3.5 रुपए मेरे पास है, तो इसका मतलब 1.5 लगाया, यानी कि रुपये से हमने कुछ अलग भी बोला है। वो क्या बोला? 1.5 बोला। क्या बोला? 1.5। तो 1.5 का मतलब ये अधूरा है, ये पूरा नहीं। क्यों नहीं है पूरा? क्योंकि अगर हमारे पास 50 और होते तो ये रुपयों में होता, और पैसे हमारे पास नहीं होते, सिर्फ रुपए ही होते, और हमारे पास क्या होते? पूरे क्या होते? 4 रुपए होते हैं। तो इसका मतलब 50 पैसे कम है, और कम इसका मतलब पूरे नहीं है उसके पास। अगर वो ये तो कह सकता है मेरे पास 3 रुपए पूरे हैं, लेकिन 1 रुपया अधूरा है, क्योंकि 50 पैसे और मिलाने जब वो 1 रुपया बनेगा। ठीक है ना? सिर्फ अब तो इतना ही समझ ले, उसका जो भिन्न सीखेंगे ना उसके बाद आपको पूर्णांक अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पूरे को ही, हम कोई भी अधूरा है। अब हम कोई भी कॉपी है या बुक है, ठीक है, अगर उसमें से
अगर हमने बीच में से या किसी बच्चे पे धोखे से पेज पट गए, 4-5 यहां से पेज पाट दिए, जोड़ पाट दिए, कैसे भी, चाहे नोटबुक लगाओ चाहे बुक लगाओ, तो कुछ भी लगाओ, इसमें से पेज पाट दिए, क्या इस बुक को हम पूरी बुक बोलेंगे? क्या हम इस बुक को पूरी बुक बोल देंगे? क्योंकि इसके पेज फट चुके हैं, ठीक है, कि हर किसी को पूरी को ही होगी तभी हम उसको पूरी बोलेंगे, ये अधूरी, क्योंकि हम देखेंगे यहां 16 आ गया, यहां से तो अब 30 से स्टार्ट हो गया पेज, समझ रहे हो ना बात? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसके बीच में से पेज फटा और ये पूरी बुक नहीं है। अब इस बस सिर्फ इतना ही समझ ले कि पूरे को ही हम बोलते हैं। इनमें पॉइंट आप जो, अगर मैं अब ये बता दूं कि 4.5 ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन आपको पॉइंट का ही नहीं पता कि आखिर ये पॉइंट लगाया क्यों, ठीक है, तो हम इसको इस एग्जांपल से हम समझा नहीं सकते, तो अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। अब आगे एक है जो चौथी परिभाषा है हमारी, उसको बोलते हैं हम सम संख्या। सम संख्या अगर हम सीखेंगे तो सम संख्या में से एक परिभाषा हमें और याद करनी पड़ेगी, और इसी में से हमें पता लग जाएगा कि हमें इस परिभाषा की जरूरत है जब हम सम संख्या की परिभाषा लिखेंगे। तो सम संख्या की परिभाषा है जो संख्या दो से पूरी पूरी भाग या विभाजित नहीं होती, ओह सॉरी, सम संख्या लिख रहे हैं, अगर पूरी पूरी विभाजित होती है जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। देखो, सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो हमने पता ही नहीं है दो से पूरी संख्या भाग कैसे होती है, इसका मालूम हम ऐसे देखते ही संख्या को कि हम ये बता सकते हैं ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है और ये दो से भाग होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक परिभाषा लिखेंगे, दो से भाग होने वाली संख्या। उसके बाद हम जो अभी बोला था ना मैंने, नहीं होती, मैंने सोचा विषम संख्या लिख रहे हैं तो अब हम वो भी देखेंगे। पहले हम दो से पूरी भाग होने वाली कौन सी संख्या होती है? दो से पूरी भाग होने वाली संख्या, होने वाली संख्या, ये एक टाइटल है और यहां से डेफिनेशन शुरू होगी। ठीक है, हमने पता ही नहीं है दो से पूरी पूरी संख्या कौन सी भाग होगी, तो हम उसका मालूम कैसे लगाएंगे? जिस संख्या का सम संख्या क्या, अभी तो हम एग्जांपल भी करेंगे, पहले हम दो से भाग होने वाली को पता लगाएंगे। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से
पूरी भाग होगी। ठीक है, अब हम इकाइकांक, मैंने संख्याएं लिखनी बताई थी और इकाइकांक बोला था। इकाइकांक कौन सा होता है? दायां अंक इकाई का अंक होता है। संख्या का दायां अंक इकाइकांक होता है। जैसे मैंने 48 लिखा, इसमें इकाइकांक क्या है? 8, तो 8 इसमें है ना, तो ये रहा 8। तो अब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो 8 से 2 से पूरी पूरी भाग होगी। अब मैं लिख दूं 36, तो इसमें क्या है? इकाइकांक 6 है, तो इसमें भी 6 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? हमारी 2 पर भाग होगी, और 2 पर भाग होगी तो हमारी ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। अब मैं कितनी भी बड़ी लिख लो, ये लिख ली, अब हम इसका पता लगा सकते हैं। इकाइकांक देखना हमने तो बस, इकाइकांक 0 है, क्या इस परिभाषा में 0 है? तो इसका मतलब ये भी 2 से पूरी भाग होगी, और 2 से पूरी भाग होगी तो वो सम संख्या कहलाती है। 2 से पूरी भाग होगी तो वो सम संख्या कहलाती है। इस बात का मालूम हो गया ना, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी भाग होगी। ठीक है, और 2 से पूरी भाग होगी तो अब हम यहाँ पे जैसे सम संख्या लिखेंगे पहले, जैसे कोई भी लिख लो, 36, 74, 342 और 344, 48, 36, कुछ भी लगा लो, कितनी भी संख्याएं लिख लो। ठीक है, और वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। अब 2 से पूरी भाग होने वाली संख्या की आपने परिभाषा का पता लग गया। अब आते हैं इसके बाद विषम संख्या। वैसे तो ये 5वीं बनती थी, ठीक है, अब हम छठी संख्या, छठी परिभाषा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? चलो सीधा लिख लो, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? हमने लिखना है, देखो सम संख्या में क्या लिखना है? सम संख्या में तो जो संख्या 2 से पूरी भाग होती है वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। लेकिन विषम संख्या में क्या लिखना है? हमने वो लिखना है कि सिर्फ लिख के यहां तक और यहां पे लिखना है। विषम संख्या में यहां पे आ जाएगा नहीं, यहां तक लिखेंगे जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती या पूर्ण विभाजित नहीं होती, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, यहां पे क्या आएगा? बस नहीं आएगा, और वो विषम संख्या की परिभाषा हो जाएगी। नहीं होती है उसे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे, और विषम संख्या कौन सी होती है समझ लो, देख लो। अगर ये कितने अंक हैं? 5, इन 5 अंकों को छोड़कर इकाई के अंक में क्या आ जाए? अब 0 हमने पहले ये लिखा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब देखो हमने 0 आ गया इसमें सम संख्या और 2 से भाग होने वाली में। ठीक है, 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो सम संख्या हुई। फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर ये भी सम संख्या, फिर 4, ये भी काट दो, फिर 6 काट दो, फिर 8 काट दो। कहने का मतलब ये है, जिस संख्या के इकाई अंक ये होंगे, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, वो संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। और वही संख्या 2 से पूरी भाग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? 2 से पूरी भाग नहीं होगी, उसका जोड़ा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कि 2
जैसे 2 का ही जोड़ा बनता है ना, इसलिए जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, जैसे अब मैं लिख दूं 343, इसके इकाई का अंक क्या है? 3 है, तो इसका मतलब ये 2 से पूरी भाग नहीं होगी, और पूरी भाग नहीं होगी तो वो संख्या कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो आज हमने इन 6 परिभाषाओं को, चलो 2 और परिभाषा लिखवा देते हैं। आठ करते हैं और 8 के बाद हम आरोही और अवरोही क्रम सीखते हैं। ठीक है, और दोनों ये याद होनी चाहिए, ये तो कभी भूलना ही नहीं है इन 8 परिभाषाओं को। और आगे हम जो 6ठी क्लास का मैथ शुरू करेंगे, पहले चैप्टर में ही हम और भी परिभाषाएं सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि उनका प्रयोग पहले चैप्टर में होगा। 6ठी से लेके और 10वीं तक लगभग सभी पहले चैप्टर में, मैथ के पहले चैप्टर में सभी परिभाषाएं सेम होंगी और सभी को याद करनी है। ठीक है, 6ठी से लेकर 10वीं तक के, और ये भी परिभाषा उनको याद होनी चाहिए। और साथ के साथ कॉपी में लिखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं, और आपको ये सुविधा आपके खुद घर में बैठे बैठे आपको क्लासें मिल रही हैं, और संपूर्ण मैथ होंगे। 6ठी से लेके 10वीं तक के एनसीईआरटी के संपूर्ण मैथ होंगे आपके पास। ठीक है, और ये नहीं है, स्कूल में तो क्या होता है, सिलेबस करवाना होता है, हमने सिलेबस नहीं करवाना, आपको समझाना है। ठीक है, हमने ये नहीं है कि रेल बनाना है, हमने कुछ जितना आपको समझ में आएगा उतना ही सिलेबस हम डेली की क्लास में करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब उसके बाद हमारी परिभाषा बनती है 7वीं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? पहले हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर, जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी, अन्य संख्या या अंक से भी भाग होती हो। भाग का मतलब पूरी कटती हो, पूरा कटना, पूरा भाग होना, जिसका शेषफल 0 आए। ठीक है, भाग हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसको जैसे में समझते हैं, कैसे है, क्यों है ये। ठीक है, मैंने लिखा है जो संख्या एक तथा अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से या अन्य अंक से भी भाग होती हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं अब 12, 24, 18, और भी आगे लिख सकते हैं। अब देखो, अपने एक और अपने आप, पहले तो ये लिख लो, एक से नोट में लिख लो, जैसे ऐसे लिख के
नोट बना के, एक से सभी संख्याएं, एक से भी लगा लो और अपने आप से भी लगा लो। एक से, पहले यही लिख लो कि एक से सभी संख्याएं भाग होती है, भाग होती है। ये तो आपको याद समझ लो, अभी जो मैंने बोल दिया था ये तो आप मन में बिठा लो। एक से सभी संख्याएं भाग होती, चाहे कोई सी भी संख्या हो, अगर हम उसको एक से भाग करेंगे तो क्या होगी, भाग होगी, वो पूरी पूरी भाग होगी। उसके बाद वो अपने आप से भी पूरी भाग होगी। सेकंड नंबर, वो अपने आप से भी सभी संख्याएं भाग होती हैं, अपने आप से भी सभी संख्याएं भाग होती हैं। ठीक है, सेकंड में क्या लिखना है, अपने आप से भी सभी संख्याएं क्या होती हैं, भाग होती हैं। अब देखो, ये लिखने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से, एक मान लिया मैंने 17 लिखा, अगर हम एक से भाग करेंगे होगी ना, 0 आ गया ना शेष पर, तो इसका मतलब एक से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। अब इसके खुद के अपने आप 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, 0 आ गया। अब हम ये देखो, ये किसी के पहाड़े में आता है 17, हमारा एक और 17 को छोड़कर 17 किसी अन्य के पहाड़े में आता है या अन्य से भाग होता है, नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम 12 लिखते हैं, 12 देखो एक से भी भाग होगी, क्योंकि मैंने पहले ये तो बात लिखवा दी कि एक से सभी संख्याएं भाग होगी और अपने आप से भी सभी संख्याएं भाग होगी। ठीक है, लेकिन अब देखो हम 2 से भी इसको भाग कर सकते हैं, 2 छकी 12, 0 से फल आ गया। और अब हम इसको 3 से भी भाग कर सकते हैं, 12 को, 3 चौके 12, 0 से फल आ गया। अब हम इसको 4 से भी भाग कर सकते हैं, 4 तिये 12। अब हम इसको 6 से भी भाग कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 0 से फल आ गया। अब हम इसको 12 से भी भाग कर सकते हैं, 12 एकम 12, सभी के शेषफल 0। कहने का मतलब ये पूरी पूरी भाग हुई, कितनी संख्याओं पर भाग हुई, 12 पर भी, ये खुद के अपने आप से भी भाग हुई और 1 से तो होनी है और 12 से भी होनी है। तो इससे अलग एक तथा अपने आप से अलग कितनी संख्याओं पर भाग हुई, 6 पे भी, 4 पे भी, 3 पे भी, 2 पे भी। तो ये संख्या, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, देखो ये भी कितने पे होती है, 2 पे भी होती है, 3 8 24, 4 6 24। ठीक है ना। तो सिर्फ हमने क्या देखना, एक और अपने आप को छोड़कर अगर वो अन्य पर भाग होती है, किसी अंक पर या संख्या पर भाग होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद 8वीं परिभाषा हमारी बनती है, ये तो क्या थी, भाज्य संख्या। अब हम इसका उल्टा करेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या केवल एक तथा अपने आप से, एक तथा अपने आप से भाग होती हो, वह संख्या, भाग होती हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। बच्चों अगर बोलने में या कोई लिखने में कुछ भी गलती हो जाए प्लीज माफ कर दीजिए, ठीक है।
वैसे मैं अपनी ओर से कुछ कमी नहीं छोड़ूंगा, फिर भी अरे जीभ है, कैसे भी बोल सकती है, ठीक है, हिल सकती है कैसे भी। जो संख्या केवल एक तथा अपने आप से भाग होती हो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। देखो अब हम दो को देखें, या इसका सबसे छोटे गुणनखंड एक तो ये खुद पे या एक से भाग होगी, और एक या खुद पे अपने आप से भाग होगी, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेंगे हम 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेंगे 2। और उसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने अब 3 लिया, 3 भी क्या है? या तो एक पे ही भाग होगी या अपने आप में ही भाग होगी। उसके बाद अगर हम 5 को देखें, या भी एक पे होगी और अपने आप पर होगी। अब हम 6 लगा दें, 6 क्या है? ये तो एक पे और अपने आप पे तो होगी, अपने आप पे तो होगी, ये 2 पे भी होती है, 3 पे भी होती है। तो हमारी 6 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या है। और अगर हम अब 6 के बाद आता 7, 7 को लगाएं, 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये सिर्फ एक और अपने आप से ही भाग होती है, तो इसलिए ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब जैसे में लिखते हैं, क्या क्या लिखेंगे? 2, 3, 5, 7, 9। कहीं विषम संख्या देख के कि 9 क्या है? ये एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये 9 से और 1 से छोड़कर किस पर भाग होती है? 3 पे भी भाग होती है, ठीक है। 9 नहीं लिखना है। तो 9 और 10 क्या है? 2 के भी पहाड़े में आता, 5 के भी आता, और खुद से भी होते हैं और 1 से भी होता है। उसके बाद 11 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। और फिर उसके बाद 13 के बाद 17, 15 नहीं है, 3 पे भी होती है, 5 पे भी होती है, आदि, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, लिखते चले जाएंगे आगे, ठीक है। ये आपकी क्या थी? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा। और आपने ये कॉपी में लिखने हैं और नोट्स बनाने हैं, इनके मैथ के जो नोट्स बनते हैं, समझ लो एक कॉपी लगा लो जिसमें तुमने नियम ही लिखने हैं, परिभाषा ही लिखनी है, ठीक है। और वो आपकी जिंदगी भर जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आपके काम आती रहेगी। और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, अगर हम आरोही और अवरोही क्रम करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम आरोही और अवरोही कल करेंगे, और उसके बाद हम भिन्न करेंगे और एलसीएम एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब तो सिलेबस नजदीक लग रहा है, मैथ स्टार्ट होने में, बेसिक क्लासें खत्म ही हो जाएंगी, 10-15 क्लास होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हो, और बेल आइकन दबा लें ताकि चैनल पर वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सके देखकर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगे, ताकि हम मेरे को हौसला हो और मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको और अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता की। आपका दिन शुभ हो।